बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम सामीन, जैसे कि आजकल मदारिस रजिस्ट्रेशन का मसला जारी है और उसमें सबसे बड़ा फरीक वो जामिअतुर रशीद बना हुआ है, जो मीडिया पर रोजाना मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब के बयानात शेयर हो रहे हैं और उसके साथ बैठा होता है जनाब ताहिर अशरफी साहब। तो आप लोग रोजाना उसको मीडिया पर देखते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि जामिअतुर रशीद के बानी मुफ्ती रशीद साहब ने अपने फतावा अहसनुल फतावा में जिल्द नंबर 8 और सफा नंबर 238 पे क्या लिखा है वो आप लोगों के साथ आज शेयर करते हैं। फिर कुछ सवालात है मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब से, आप लोगों को हक हासिल है। आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि इन सवालों से आप मुत्तफिक है, आप मेरी मुखालिफत भी कर सकते हैं, ये हक आपको हासिल है। पहले आप लोगों के साथ अहसनुल फतावा जिल्द नंबर 8 सफा नंबर 232 का वो शेयर करते हैं, जिसमें मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह हुकूमतों के बारे में क्या फरमाते हैं। वो फरमाते हैं कि एक बहुत बड़ा मुफसिदा ये है कि इस हुकूमत और अरबाब इक्तिदार के सामने इजहार एहतियाज है जो अहले इल्म के लिए तबाहकुन और रुस्वाकुन है। अफसोस बराए अफसोस ये कि मुतालबा खुद अहले मदारिस की तरफ से किया गया है और मुतअद्दिद बार अखबारों में शाया हुआ है। इस दौर की हुकूमतों से अदना रियायत भी हासिल करना दीन के लिए सख्त मुज़िर है, बल्कि मुहलिक है। मुहतरम सामीन, आप इस नुक्ते को नोट कर ले कि इस दौर की हुकूमतों से अदना रियायत भी हासिल करना दीन के लिए सख्त मुज़िर है, बल्कि हलाकत में डालने वाली है। जिन मदारिस ने हुकूमत से इमदाद ली है, आइंदा के लिए उनकी जुबान हक़गोई से बंद हो गई और हुकूमत इस एहसान के एवज उनसे बहुत से खिलाफ शरीयत काम करा लेती है। अब आप लोगों के सामने मैं अपने सवालात रखता हूँ। इस सवालात के साथ आप लोग इख्तिलाफ भी कर सकते हैं और जो मेरे साथ मुत्तफिक है या इख्तिलाफ रखते हैं, आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। मुहतरम सामीन, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब एक बड़ी शख्सियत है और एक मुख्तसर हल्का असर भी रखते हैं और आपकी तरबियत अकाबिर देवबंद के साये में हुई है। यही वजह है कि आपके बारे में कुछ सवालात उठाने से पहले 1000 बार सोचना पड़ता है। लेकिन फिर भी मेरा पहला सवाल यह है, इस बात में कोई शक नहीं है कि दीनी और दुनियावी तालीम दोनों का हुसूल जरूरी है। यकीनन हमने इस मैदान में कमजोरी और सुस्ती दिखाई है और जामिअतुर रशीद का इकदाम इस हवाले से काबिल तहसीन और काबिल दाद है कि उन्होंने इस रिवायत को पूरा करने की कोशिश की। लेकिन क्या इस मकसद के लिए ये जरूरी था कि एक मुत्तफिका तालीमी बोर्ड को छोड़कर अलग बोर्ड बनाया जाए? मेरा दूसरा सवाल यह है, ये बहुत अच्छी बात है कि जामिअतुर रशीद के सरबराह फरमाते हैं कि उनका इदारा महज एक तालीमी इदारा है, मगर सवाल ये पैदा होता है कि जब भी कोई सियासी मौका आता है तो आपका वजन एक खास फरीक के पल्ले में क्यों डाला जाता है? साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक के मौके पर भी आपका झुकाव वज़ीर आज़म के हक में रहा। हालिया दिनों में जब रियासत के खिलाफ एक अवामी तहरीक चल रही है तो इस वक्त भी आपका वजन रियासत के पल्ले में नजर आता है। मेरा तीसरा सवाल, अगर आपको मदारिस के वज़ारत तालीम के मातहत न करने पर एतराज है तो ये ख्याल आपको मौजूदा हालात से कबल क्यों नहीं आया? मेरा चौथा सवाल, आप खुद भी विफाक के मातहत रहे हैं और आपने माजी में देखा है कि मदारिस के साथ हुकूमत का रवैया कैसा होता है। आखिर हुकूमत आपके साथ इतनी मोहब्बत और नरमी क्यों बरत रही है? आपको वो सहूलियात क्यों दी जा रही है जो दीगर मदारिस को मुयस्सर नहीं है? आपने फरमाया कि हमने करोड़ों रुपए तकसीम किए, तो क्या आपने गौर किया कि आप में और आपके अकाबिर के बनाए गए बोर्ड में क्या फर्क है कि रियासत आप पर मेहरबान है और उन पर गुस्सा करती है? मेरा पांचवा सवाल मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब से यह है, जब आप विफाक में थे उस वक्त क्या आपके बयानात इस तरह टीवी चैनल पर नशर होते थे? उस वक्त मीडिया ने आपको इतनी कवरेज दी थी, आज मीडिया आप पर इतना मेहरबान क्यों है? क्यों अक्सर टीवी चैनल आपके बयानात नशर कर रहे होते हैं जबकि दीगर उलमा को ऐसी कवरेज नहीं मिलती? मेरा छठा सवाल यह है कि क्या हमारे अकाबिर और असलाफ की यह रिवायत रही है कि हुकूमत और अहले हुकूमत की सरपरस्ती में या अहले दरबार से ताल्लुक रख कर दीनी इदारे चलाए जाएं? क्या तारीख में ऐसे इदारे कभी कामयाब हुए हैं? क्या आपने बहावलपुर के इस्लामी यूनिवर्सिटी की तारीख पढ़ी है? मेरा सातवां सवाल मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब से यह है कि आपको ये नोश्ता दीवार नजर आता कि जैसे ही आप इस दुनिया से रुखसत होंगे और आपके इदारे में वो असातिज़ा जो विफाक के मातहत तरबियत याफ्ता है वो खत्म हो जाएंगे, तो एक नई नस्ल तैयार होगी जिसकी ज़हनियत बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। आप तालीम तालीम कहकर उन इदारों को सिर्फ इल्मी दायरे तक महदूद कर रहे हैं। ये बात बज़ाहिर अच्छी मालूम होती है, लेकिन क्या आपको ये खतरा महसूस नहीं होता कि आपके बाद ये इदारे और आपके बनाए गए बोर्ड के तहत चलने वाले मदारिस सरकारी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फतवे जारी करेंगे, जबकि तारीख इस बात की गवाही दे रही है कि ऐसा ही होगा? जब आपने ये मंशूर दे रखा है कि रियासत हर चीज पर मुकद्दम है, तो फिर क्या बाकी बचेगा? क्या आपके इदारे भी हुकूमती पॉलिसियों के पाबंद होकर असल मकसद
مقصد سے نہیں ہٹ جائیں گے۔ آخر میں ایک دردمندانہ گزارش کرتا ہوں کہ میں وفاق المدارس کو کمزوریوں سے پاک نہیں سمجھتا۔ ظاہر ہے اس کے منتظمین بھی انسانی ہے، مگر موجودہ حالات میں جب مسلمانوں میں ہر طرف افتراق اور اختلافات بڑھ رہے ہیں، ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ کیا ہم اپنے ذاتی نظریات اور وقتی خیالات کی قربانی دے کر امت کے اتفاق کے لیے کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ یہی وقت کا تقاضا ہے کہ ہم ان روایات کو اپنائیں جن میں اجتماعی مفاد کو ترجیح دی جاتی ہے۔ ہماری قربانیاں وقتی ہو سکتی ہے، مگر ان کے اثرات دائمی ہوں گے۔ یہی ہمارے اسلاف کا راستہ ہے اور اسی میں امت کی کامیابی کا بقا ہے۔ محترم سامعین، اس سوالات سے آپ اختلاف بھی رکھ سکتے ہیں اور آپ متفق بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ ہمیں کمنٹس میں بتا سکتے ہیں کہ آیا ہمارے یہ سوال ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ان اکابرین کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم اور دائم رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔